हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम मैनियाक। मेरा नाम है कृष्णा यादव और आज हम लोग इंटरनेशनल रिलेशनशिप में इंडिया और पाकिस्तान देखेंगे। इसके पहले हम लोग ने इंडिया बांग्लादेश, इंडिया म्यांमार, इंडिया चाइना और इंडिया भूटान के साथ जो रिलेशन है ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, वहाँ पे जाके आप वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, आओ देखते हैं इंडिया और पाकिस्तान। इस टॉपिक से रिलेटेड आपको प्री मेंस और इंटरव्यू में हर जगह आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। राइट, सो लेट्स स्टार्ट विद द इंडिया एंड पाकिस्तान। देखते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में प्रॉब्लम्स क्या हैं, डिस्प्यूट्स क्या हैं और कौन कौन से पॉइंट पर डिस्प्यूट है। ठीक है, लेकिन इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस को अगर आपको पढ़ना है तो उसके पहले थोड़ा सा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा एक शॉर्ट ये करना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है कि इंडिया एंड पाकिस्तान में पहला इंट्रोडक्शन होगा। ठीक है, उसके बाद रोल ऑफ यूनाइटेड नेशन कश्मीर। ठीक है, इंडिया पाकिस्तान वॉर, 1965 वॉर, 1971 वॉर, टेरिस्ट्रियल डिस्प्यूट एंड शिमला पैक्ट। इसके अलावा भी और भी कुछ भी है जो हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बोला कि आपको इंडिया पाकिस्तान में आगे बढ़ने से पहले हम लोग इसका थोड़ा सा हिस्ट्री देख लेते हैं। हिस्ट्री की अगर बात करें हम, तो जब इंडिया और पाकिस्तान अलग नहीं हुए थे, राइट, जब बिफोर डिवीज़न ऑफ इंडिया, राइट, सो उस टाइम पर क्या था कि जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला, इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस फ्रॉम इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के थ्रू इंडिया को फ्रीडम मिला। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है कि जब इंडिया को फ्रीडम देना था, सो व्हाई दे राइट इंडियन हियर, व्हाई नॉट इंडिया। तो उसके पीछे रीज़न ये था कि एक्चुअली पूरा जो इंडिया था वो आज के इंडिया से थोड़ा सा डिफरेंट इसलिए था क्योंकि उस टाइम पे जहाँ पे ब्रिटिश डायरेक्टली रूल करते थे उसको लोग बोलते थे इंडिया, राइट। लेकिन उसी टेरिटरी में कुछ एरिया में क्या होता था, प्रिंसली स्टेट्स भी हुआ करते थे। प्रिंसली स्टेट का मतलब क्या है कि कुछ किंग्स क्या करते थे, अपने किंगडम में रूल करते थे। वो देखा जाए तो इंडिपेंडेंट थे, लेकिन इनडायरेक्टली दे आर कंट्रोल्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट को क्या करते थे, वो लोग कुछ अमाउंट में अपना जो टोटल इनकम होता था कुछ उसका शेयर उनको देते थे, जिससे कि ये लोग ब्रिटिश गवर्नमेंट के मतलब ब्रिटिश टेरिटरी के अंडर ही अपना किंगडम बना के रहते थे, राइट। तो इस तरह से जब इंडिया आज़ाद हुआ 1947 के टाइम पे, जब इंडिया आज़ाद हुआ तो उसी एक्ट में ये एक बात और बोली गई थी कि इंडिया विल डिवाइड इन 2 पार्ट्स, एक देश बनेगा पाकिस्तान और दूसरा देश बनेगा इंडिया, राइट। लेकिन साथ ही साथ में उसमें एक और पावर दिया गया था इन प्रिंसली स्टेट्स को। जो डायरेक्टली रूल होता था ब्रिटिश गवर्नमेंट के थ्रू, वो तो डायरेक्टली फ्री हो गया, लेकिन जो प्रिंसली स्टेट थे उनको ऑप्शन दिया गया। कौन से ऑप्शन दिए गए? 3 ऑप्शन दिए गए। आइदर दे ज्वाइन विद द इंडिया, ठीक है, वो इंडिया के साथ ज्वाइन हो सकते हैं, आइदर और दे ज्वाइन विद द पाकिस्तान, ठीक है, और उसके साथ साथ एक और ऑप्शन दिया गया था, वो इंडिपेंडेंट कंट्री बन सकते हैं, राइट। इस तरह से उस 1947 एक्ट में उनके पास 3 पावर थी, राइट। उस टाइम पे जब इंडिया को फ्रीडम मिला था तो उस टाइम पे इंडियन टेरिटरी में 552 प्रिंसली स्टेट थे। हाउ मेनी? 552 प्रिंसली स्टेट, यानी कि 552 राजा थे जो अपना किंगडम चलाते थे। और इनके पास पावर थी कि वो क्या करें, किसी भी इंडिया में मिले या पाकिस्तान में मर्ज हो या फिर इंडिपेंडेंट रहे। इस 552 प्रिंसली स्टेट में से 549 प्रिंसली स्टेट ने इंडिया में मर्ज कर दिया, राइट। और उसके बाद 3 प्रिंसली स्टेट थे जो कि इंडिया में मर्ज नहीं हुए थे, ठीक है। वो कौन कौन से थे? वो पहला था आपका जूनागढ़, दूसरा हैदराबाद और तीसरा क्या था आपका जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। जिस एक्ट में ये पावर दिया गया था 1947 एक्ट के थ्रू, इंडियन इंडिपेंडेंस 1947 एक्ट के थ्रू जिसमें ये पावर दिया गया था, उसमें ही एक बात बोली गई थी। बोला ये गया था कि अगर किंगडम यानी कि जो प्रिंसली स्टेट है उसमें कौन डिसाइड करेगा कि वो पाकिस्तान में जाना चाहते हैं या इंडिया में जाना चाहते हैं, राइट, ये कौन डिसाइड करेगा। तो ये डिसाइड करने के लिए उसी में बोला गया था कि आप क्या करोगे, वहाँ की जनता डिसाइड करेगी। क्यों जनता डिसाइड करेगी? वाई पीपल विल डिसाइड, वाई नॉट प्रिंस,
बिकॉज इंडिया या पाकिस्तान जो जो दोनों ही बन रहे थे वो डेमोक्रेटिक कंट्री बन रहे थे। डेमोक्रेटिक बनने की वजह से क्या है कि वहाँ पे प्रिंसली स्टेट या प्रिंस का कोई कंसेप्ट नहीं होता है। दैट इज़ द रीज़न कि जब इंडिया पाकिस्तान डिवाइड हुआ तो प्रिंसली स्टेट को ये डिसाइड करना था कि वो कहाँ पे जाना चाहेंगे, लेकिन ये डिसाइड कौन करेगा? वहाँ की जनता करेगी, वहाँ के लोग करेंगे। लेकिन वहाँ की जनता या वहाँ के लोग कैसे करेंगे? बाय प्लेबिसाइड। बाय प्लेबिसाइड। प्लेबिसाइड का मतलब होता है आप ऐसा बोल सकते हैं रेफरेंडम के थ्रू। रेफरेंडम सही वर्ड रेफरेंडम है। रेफरेंडम के थ्रू डिसाइड करेंगे। रेफरेंडम में क्या होता है कि जम्मू कश्मीर यानी कि जो लोग हैं वहाँ के प्रिंसली स्टेट के, उनको राइट मिलेगा कि आप वोट करो कि व्हाट यू वांट टू डू। यू वांट टू ज्वाइन विद द इंडिया, या तुमको पाकिस्तान के साथ जाना है, या तुमको इंडिपेंडेंट रहना है, राइट। ये ऐसी बातें इसमें की गई थी। तो मोस्टली 552 प्रिंसली स्टेट में से 549 प्रिंसली स्टेट में रेफरेंडम हुआ और वहाँ की जनता ने इंडिया में मर्ज करने के लिए वोटिंग किया। लेकिन जैसे कि मैंने बताया 3 कंट्री थे, 3 स्टेट से। कौन कौन से? आपका जूनागढ़, आपका दूसरा कौन था? आपका हैदराबाद, और तीसरा था आपका जम्मू एंड कश्मीर। अब जूनागढ़ में क्या था कि जो पॉपुलेशन थी वो हिंदू पॉपुलेशन थी, लेकिन यहाँ के जो किंग थे वो मुस्लिम थे। जब यहाँ पे रेफरेंडम हुआ तो हुआ क्या कि यहाँ की जनता ने इंडिया में मर्ज करने के लिए वोट किया, लेकिन वहाँ के जो किंग थे वो ऑलरेडी मौला जिन्ना के साथ ऑलरेडी बात कर चुके थे कि वो जूनागढ़ को पाकिस्तान में मिलाएंगे। और उन्होंने जब ये ट्राई किया जूनागढ़ को पाकिस्तान में मिलाने का, तो वहाँ की जनता ने क्या किया? रिवोल्ट कर दिया। रिवोल्ट करने के बाद क्या हुआ कि वहाँ के जो किंग थे उनको भाग के पाकिस्तान में जाके असाइलम लेना पड़ा, और इस तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनको एक्सेस कर लिया। अब आ जाते हैं हैदराबाद की तरफ। हैदराबाद में क्या हुआ? हैदराबाद एक्चुअली देखा जाए तो जितने भी प्रिंसली स्टेट थे उसमें सबसे ज़्यादा पावरफुल था। पावरफुल होने के कारण क्या है कि वहाँ पे वो उनके पास आर्मी और इकोनॉमिक पावर बहुत ज़्यादा थी। तो वो एक्चुअली हैदराबाद के जो किंग थे, ही वांटेड टू बिकम इंडिपेंडेंट, ठीक है, इंडिपेंडेंट कंट्री बनना चाहते थे। और लेकिन उन्होंने क्या किया था? रेफरेंडम करा दिया था। क्यों करा दिया था? क्योंकि हैदराबाद के जो किंग थे वो भी मुस्लिम थे, और जो वहाँ की पॉपुलेशन थी, मेजॉरिटी पॉपुलेशन वॉज मुस्लिम। तो ऐसा लग रहा था, पाकिस्तान को हमें पूरी उम्मीद थी कि हैदराबाद पाकिस्तान में मर्ज होगा, लेकिन वहाँ की जनता ने ये डिसीजन लिया कि हैदराबाद पाकिस्तान में मर्ज ना होके कहाँ पे मर्ज होगा? इंडिया में मर्ज होगा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वहाँ की जनता को, देखो यहाँ पे इस मैप में देखोगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ये है आपका जूनागढ़, ठीक है, ये है आपका इंडिया पाकिस्तान, ठीक है, और इस तरफ क्या हुआ? हैदराबाद। तो हैदराबाद की जनता को इतनी बात तो समझ में आ रही थी कि अगर हैदराबाद पाकिस्तान में मर्ज होता है तो चाहे ईस्ट पाकिस्तान हो, चाहे वेस्ट पाकिस्तान हो, चाहे ईस्ट पाकिस्तान हो, दोनों ही हैदराबाद से बहुत दूर है, फिजिकल डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो हैदराबाद का डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। सो इस बात को समझते हुए वहाँ की जो जनता है उन्होंने इंडिया में मर्ज करने का रेफरेंडम में ये दिया। लेकिन वहाँ के जो नवाब थे हैदराबाद के, ही डोंट वांट टू मर्ज विद द इंडिया। सो क्या हुआ कि उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट में ये डिसीजन लिया कि हम लोग इंडिया में मर्ज नहीं होंगे, इंस्टेड ऑफ रेफरेंडम के बावजूद भी रेफरेंडम के अगेंस्ट में जाके पावर का इस्तेमाल करके वो इंडिया से अलग रहना चाहते थे। लेकिन इस पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्शन लिया और हमारी आर्मी ने ऑपरेशन पोलो करके एक ऑपरेशन चलाया और वहाँ के नवाब को अरेस्ट कर लिया गया, और इस तरह से हैदराबाद को हम लोगों ने क्या किया? इंडिया का पार्ट बना लिया। ठीक, तो इस तरह से क्या हुआ? 3 में से 2 तो इंडिया के पार्ट बन गए, लेकिन जम्मू कश्मीर जो है, यहाँ पे दिख रहा है आपको जम्मू कश्मीर डोंट वांट टू बिकम अ पार्ट ऑफ इंडिया और पाकिस्तान, ही वांटेड टू बी इंडिपेंडेंट। वो आज़ाद रहना चाहता था, एक नया कंट्री बनना चाहते थे। और जम्मू कश्मीर को राजा थे, उनका नाम था राजा हरी सिंह, ठीक है, हरी सिंह। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या था? जो राजा हरी सिंह थे वो हिंदू थे, जबकि यहाँ की मेजॉरिटी पॉपुलेशन कैसी थी? मुस्लिम थी, राइट। इसकी वजह से क्या हुआ? लेकिन राजा हरी सिंह ने चालाकी की और उन्होंने क्या किया? वहाँ पे रेफरेंडम ही नहीं करवाया, यानी कि जनता को वोट डालने के लिए पावर ही नहीं दिया। इस बात का फायदा उठा के पाकिस्तान ने क्या किया? अपनी आर्मी के लोगों को, जो आर्मी के लोग होते हैं उनको आर्मी ड्रेस में नहीं, उनको यहाँ में जो पहाड़ों में रहने वाले ट्राइबल पीपल के ड्रेस में आज़ाद हिंद फोर्स के नाम से, आज़ाद कश्मीर फोर्स, सॉरी नॉट आज़ाद हिंद, आज़ाद कश्मीर फोर्स के नाम से इनके ऊपर क्या कर दिया? जम्मू कश्मीर के ऊपर अटैक कर दिया। और जब जम्मू कश्मीर पर अटैक हुआ
तो इसके पीछे उन्होंने पाकिस्तान ने अपने आप को रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराया। उन्होंने क्या बोला कि ये तो वहाँ के ट्राइबल पीपल हैं जो जम्मू कश्मीर को आज़ाद कराना चाहते हैं, ठीक है। जबकि वो थे क्या, वो एक्चुअली पाकिस्तानी आर्मी के सोल्जर ही थे जो कि ट्राइबल ड्रेस में यहाँ पे जम्मू कश्मीर पर अटैक किए थे। जैसे ही जम्मू कश्मीर पर अटैक होता है वैसे ही राजा हरि सिंह क्या करते हैं कि वो इंडिया के प्रधानमंत्री से मदद मांगते हैं। लेकिन उस टाइम पे जवाहरलाल नेहरू ने उनकी मदद को इस बात ये बोल के टाल दिया कि जम्मू कश्मीर इंडिया का पार्ट नहीं है और हम इस तरह से इंडियन आर्मी को जम्मू कश्मीर में नहीं भेज सकते। जब देखा कि जो आज़ाद कश्मीर फोर्स जो कि पाकिस्तान की फोर्स थी वो श्रीनगर तक बढ़ आई है, तो उन्होंने राजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन किया। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन क्या होता है? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन क्या होता है कि इसमें अगर साइन करने के बाद क्या होता है कि इस बात की परमिशन मिल गई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपनी आर्मी को वहाँ पे ले जा सकता है। यानी कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन इनडायरेक्टली ऐसा बोल सकते हो कि राजा हरि सिंह ने ये मान लिया कि जो जम्मू एंड कश्मीर है ये इंडिया का पार्ट है, राइट। जम्मू एंड कश्मीर इंडिया का पार्ट, क्यों? क्योंकि जब तक वो इंडिया का पार्ट नहीं होगा तब तक इंडियन आर्मी वहाँ पे नहीं जा सकती थी। तो जैसे ही इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन किया, इंडियन गवर्नमेंट ने अपनी आर्मी को जम्मू कश्मीर में भेजा और वो आज़ाद कश्मीर फोर्स से लड़ने लगी, ठीक है। और आज़ाद कश्मीर फोर्स को ढकेल के पीछे लेके जाने लगी। लेकिन उसी टाइम पर क्या हुआ कि जवाहरलाल नेहरू ने यूनाइटेड नेशन में जाके यूनाइटेड नेशन की आर्टिकल नंबर 35 के थ्रू उनसे हेल्प मांगी और इस प्रॉब्लम का, इस डिस्प्यूट का सॉल्यूशन करने के लिए बोला, ठीक है। और यूनाइटेड नेशन का आर्टिकल नंबर 35 ये बोलता है कि एनीबडी कैन टेक द हेल्प फ्रॉम द यूनाइटेड नेशन, ठीक है। तो आप आर्टिकल नंबर 35 याद रख लेना, बिकॉज आर्टिकल नंबर 35 पूछा गया है और इन फ्यूचर पूछा भी जा सकता है, ठीक है। अब हुआ क्या कि जैसे ही यूनाइटेड नेशन में गए, अब तक हमारी जो फोर्सेस है वो पाकिस्तान के आर्मी को बहुत पीछे तक धकेल चुकी थी। और ऐसा भी कुछ हिस्टोरियन का ये भी कहना है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं चाहते थे कि जो प्रधानमंत्री हैं वो यूनाइटेड नेशन में जाएं, बिकॉज उनका मानना ये था कि हमारी आर्मी जब जीत रही है तो हमको यूनाइटेड नेशन में जाने की जरूरत नहीं है, जिसकी आर्मी हार रही है उनको यूनाइटेड नेशन जाना चाहिए। लेकिन जवाहरलाल नेहरू का दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उनका ये मानना था कि ऐसे बहुत सारे डिस्प्यूट इंडिया में उस टाइम पे चल रहे थे, तो उन्होंने सोचा यूनाइटेड नेशन में जाके एटलीस्ट इस डिस्प्यूट को क्या कर दो, रिजॉल्व कर दे, ठीक है। और लेकिन इस तरह से वो यूनाइटेड नेशन में गए, लेकिन हुआ कुछ उल्टा ही। यूनाइटेड नेशन ने क्या किया, स्टे ऑर्डर ले दिया। स्टे ऑर्डर का मतलब जो जहाँ पे है वहीं पे खड़ा हो जाए और वॉर बंद हो जाए। और यही रीज़न था कि इंडिया की आर्मी यहाँ तक पहुँची थी। अगर एक दिन का और मौका मिलता तो शायद इंडियन आर्मी क्या करती थी, उनको और भी पीछे धकेल सकती थी। लेकिन ये स्टे ऑर्डर आ गया और इंडिया और पाकिस्तान की आर्मी एक दूसरे के आमने सामने खड़ी हो गई, ठीक है। ये एलओसी पहले नहीं था, पहले एक बाउंड्री लाइन था, एक बोलते हैं ना कि सीज फायर लाइन बोलते हैं, सीएफएल बोलते हैं, सीएफएल सीज फायर लाइन बोलते हैं उसको। तो सीएफएल था, एक साइड पाकिस्तान की आर्मी रहती थी, एक साइड इंडिया की आर्मी रहती थी। इस तरह से ये स्टैंड ऑफ चलने लगा और इसी में आगे हम लोग देखेंगे इंडिया और पाकिस्तान का यूनाइटेड नेशन का रोल, ठीक है। तो यहाँ पे यूनाइटेड नेशन ने क्या किया, पहले तो सीज फायर किया और सीज फायर करने के बाद दो ग्रुप्स बनाए। तो कौन से दो ग्रुप्स बनाए? पहला जो ग्रुप बनाया यूनाइटेड नेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, कमीशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, ठीक है, यूएनसीआईपी, यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, यूएनसीआईपी, ठीक है, यूनाइटेड नेशन कमीशन इंडिया एंड पाकिस्तान, यूएनसीआईपी पहला ग्रुप था। अब इस ग्रुप का काम क्या था कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो डिस्प्यूटेड एरिया है उस डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए कोई पॉलिटिकल सॉल्यूशन मिलना चाहिए, ठीक है, कोई पॉलिटिकल सॉल्यूशन मिलना चाहिए, ठीक है। उस डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए कोई पॉलिटिकल सॉल्यूशन दिएगा। तो पॉलिटिकल सॉल्यूशन कौन देगा? यूएनसीआईपी। उसके साथ ही साथ एक दूसरा भी ग्रुप बनाया था जिसको बोलते हैं यूनाइटेड नेशन मिलिट्री ऑब्जर्वेशन ग्रुप ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, ठीक है, यूनाइटेड नेशन मिलिट्री ऑब्जर्वेशन ग्रुप ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, ठीक है। तो ये जो ग्रुप था इसका काम क्या था कि जो बॉर्डर पे खड़े हुए यानी कि स्टैंड ऑफ के लिए सीएफएल लाइन पे खड़े जो लोग हैं वो इतने ज़्यादा नज़दीक थे कि वो आईबॉल टू आईबॉल सामने एक दूसरे के सामने खड़े थे। तो हो सकता था कभी भी यहाँ पे वॉर फिर से इरप्ट हो सकता था। तो इस चीज़ को मेक श्योर करने के लिए कि वहाँ पे वॉर इरप्ट ना हो, इसलिए यहाँ पे यूनाइटेड नेशन, ठीक है, अपना UNMOGIC यानी कि कहने का मतलब है GIP, UNMOGIP। तो ये जो ग्रुप है वो ये दोनों लड़ाई ना कर ले इसके लिए वहाँ पे खड़ी थी, ठीक है। इस तरह से दो ग्रुप बनाया गया था यूनाइटेड नेशन की तरफ से।
The United Nations Commission of India and Pakistan anonymously adopted the 3 past resolution. ठीक है, अब इसमें क्या हुआ कि अब देखो यूनाइटेड नेशन यूएनसीआईपी को क्या करना है, एक पॉलिटिकल सोल्यूशन प्रोवाइड करना है। तो अब उसके मेंबर्स ने से कुछ लोगों ने पॉलिटिकल सोल्यूशन दिया। अब देखते हैं आगे कि वो पॉलिटिकल सोल्यूशन क्यों रिजेक्ट कर दिया गया। ठीक है, जैसे पहला पॉलिटिकल सोल्यूशन दिया जम्मू एंड कश्मीर के से रिलेटेड, वो थे मिस्टर MC नॉन्गटन। ठीक है, MC नॉन्गटन का जो प्रपोजल था, वो प्रपोजल कुछ ऐसा था कि क्या किया जाए। उनका प्रपोजल था कि जहां पे देखो ये स्कीम के हिसाब से क्या लिखा है, स्कीम वेयर पाकिस्तान एंड इंडिया वुड साइमल्टेनियसली विथड्रॉल देयर रेगुलर फोर्सेस। ठीक है, रेगुलर फोर्सेस एक्सक्लूडिंग दोज इंडियन रेगुलर फोर्सेस नीडेड फॉर अ सिक्योरिटी पर्पस। ठीक है, द आज़ाद कश्मीर फोर्सेस एंड कश्मीर स्टेट फोर्सेस एंड मिलिशिया वुड बी demobilized and the administration of a north area would be remain with the local authorities under UN preservation, while the region would also be included in the demilitarization process. Pakistan accept this suggestion but India rejected them. ठीक है, देखो यहाँ पे बोला क्या गया है, जो MC नॉन्गटन का जो प्रपोजल था उसमें क्या बोला गया था कि इंडिया और पाकिस्तान क्या करें, दोनों ही पहले अपनी आर्मी को क्या करें, विड्रॉल करें। ठीक है, उसके अलावा इंडिया क्या करेगा, कुछ अपनी आर्मी को, कुछ रेगुलर आर्मी को यहाँ पे रखेगा सिक्योरिटी पर्पस के लिए। ठीक है, सिक्योरिटी पर्पस के लिए रखेगा, लेकिन उसके बाद ठीक है, उसके बाद अपना जम्मू कश्मीर फोर्सेस एंड ये सब जो है ये एक्चुअली डीमोबिलाइज्ड, यानी कि मोबिलाइज नहीं करेंगे, वहीं पे रहेंगे। देखो जैसे यहाँ पे बोल रहा है आज़ाद कश्मीर फोर्सेस एंड कश्मीर स्टेट फोर्सेस एंड मिलिशिया वुड बी डीमोबिलाइज्ड, यानी कि डीमोबिलाइज्ड का मतलब क्या है कि वो वहाँ से नहीं जाएंगे। अब आप सोचो कि वो क्या बोल रहे हैं कि आप अपनी आर्मी हटाओ, पाकिस्तान अपनी आर्मी हटाएगा, इंडिया अपनी आर्मी हटाएगा, लेकिन जो एरिया होगा ना ये लोकल गवर्नमेंट चलाएगी। ठीक है, लोकल गवर्नमेंट के हाथों में जाएगा, और जब लोकल गवर्नमेंट के हाथों में जाएगा तो फिर वहाँ पे क्या किया जाएगा, यहाँ पे रेफरेंडम करवाया जाएगा, क्योंकि अभी आपको ध्यान होगा तो यहाँ पे रेफरेंडम नहीं किया गया। ठीक है, लेकिन ये जो पर्टिकुलर, अब देखो लोकल लोगों के हाथ का मतलब क्या है, वहाँ पे मोस्टली लोकल लोग कहते पाकिस्तानी थे, राइट, तो पाकिस्तानी थे, तो पाकिस्तान को इस बात से बेनिफिट था कि अगर लोकल लोगों के हाथों में भी कश्मीर जाता है तो वो मेरे हाथ में ही आएगा, इसीलिए वो इस बात को एक्सेप्ट करता है। लेकिन इंडिया को पता था कि लोकल लोग का मतलब क्या है, यहाँ पे पाकिस्तानी ही लोग जो है वहाँ पे बैठ चुके हैं, तो इसीलिए उनके हाथों में ना जाए, इसलिए इंडिया ने इस सजेशन को एक्सेप्ट नहीं किया। ठीक है, इसके बाद आता है आपका डिक्सन प्रपोजल। ठीक है, डिक्सन प्रपोजल। अब डिक्सन प्रपोजल में क्या था, यूनाइटेड नेशन काउंसिल कमीशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान 1950 में एक डिक्सन इसको प्रपोज करते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, द डिक्सन प्लान हैड इन्वॉल्व इंक्लूजन ऑफ बोथ द इंडिया एंड पाकिस्तान ट्रूप्स फ्रॉम प्लेबिसाइड जोन। ऑन 16 अगस्त 1950 नेहरू टर्न डाउन डिक्सन प्लान फॉर लिमिटेड प्लेबिसाइड on the governor that the state government authority should not be suppressed for any period of time. ठीक है, एक्चुअली डिक्सन क्या बोल रहे थे, देखो डिक्सन ने क्या बोला, इंडिया ठीक है और पाकिस्तान दोनों ही क्या करेंगे, अपने अपने फोर्सेस को वहां से विड्रॉल करेंगे, राइट, अपने अपने फोर्सेस को वहां से विड्रॉल करेंगे। जब वो अपने फोर्सेस को वहां से विड्रॉल करेंगे तो फिर वहां पे क्या होगा, प्लेबिसाइट होगा, प्लेबिसाइट होने के यानी कि रेफरेंडम होगा, रेफरेंडम होने के बाद जो डिसीजन आएगा वो लिया जाएगा। लेकिन इंडिया का डिमांड ये था, पहला डिमांड ये था इंडिया का कि पाकिस्तान ने इलीगली जम्मू कश्मीर पर अटैक किया, तो जो पहले इलीगली एंटर हुआ था पहले वो बाहर जाएगा। दूसरा कंडीशन ये था कि जब पाकिस्तान बाहर जाएगा तो इंडिया अपनी फोर्सेस को विड्रॉल करेगा, लेकिन उसमें भी सारी फोर्सेस को विड्रॉल नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसको डर है कि इंडियन आर्मी अगर बाहर जाती है तो हो सकता है पाकिस्तानी फिर से आके यहाँ पे अटैक करे और पूरा जम्मू कश्मीर को कैप्चर कर ले। तो इंडिया का कंसर्न ये था कि पाकिस्तान पे भरोसा नहीं किया जा सकता, हो सकता है कि यहाँ पे ऐसा हो कि जैसे ही इंडियन आर्मी विड्रॉल करे पाकिस्तानी आर्मी फिर से अटैक कर दे। सो इसीलिए ये दो कंडीशन की वजह से जो डिक्सन प्रपोजल है वो इंडिया ने रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं आपका
फ्रैंक ग्राहम्स मेडिएशन। ठीक है, फ्रांस ग्राहम ने भी वही डिक्सन प्रपोजल को ही थोड़ा सा मॉडिफाई करके बताया। उन्होंने बोला कि पाकिस्तान अपनी आर्मी को क्या करेगा, विड्रॉल करेगा, लेकिन 3000 से लेकर 6000 आर्मी वहां पे रख सकता है। ठीक है, और उसके बाद इंडिया के लिए बोला कि इंडिया अपनी आर्मी विड्रॉल करेगा, खाली 12000 से लेकर 16000 आर्मी वहां पे रख सकता है। ये वहां पे सजेशन था, और बाकी सब जो प्लान था वो कैसा था, डिक्सन जैसा ही था। जब ये डिक्सन जैसा ही है तो बट ऑब्वियस इंडिया इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो यही सब इसमें बोला गया है। तो फ्रैंक जो ग्राहम्स मेडिशन है उसको भी क्या कर दिया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया गया। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ, जब थक गया यूनाइटेड नेशन, थक गया कि ये लोग कोई भी ऐसे, इसके अलावा भी बहुत सारे आए थे लेकिन ऑलमोस्ट सब सेम थे, तो सबको बताने की जरूरत नहीं है। राइट, सबको बताने की वहां पे जरूरत नहीं है। एक मिनट, ठीक है, इतना समझ में आया। तो इस तरह से क्या हुआ, जब सारे प्रपोजल को रिजेक्ट करते चले गए, तो फाइनली यूनाइटेड नेशन ने क्या किया कि देखो, इसमें कुछ प्रपोजल पाकिस्तान को सपोर्ट करता था, कुछ प्रपोजल को पाकिस्तान रिजेक्ट करता था, कुछ प्रपोजल को इंडिया रिजेक्ट करता था। इस तरह से क्या हुआ कि सारे प्रपोजल रिजेक्ट हो गए। तो यूनाइटेड नेशन ने क्या किया, फाइनली ये बोल दिया कि इधर एक प्रपोजल मैं दे रहा हूँ, अगर आपको इसके ऊपर मानना है तो ठीक है, नहीं तो नहीं मानना है तो मुझे आपका कोई भी सोल्यूशन मैं नहीं दे पाऊंगा। राइट, तो उस प्रपोजल में यूनाइटेड नेशन ने, अभी भी इसके वेबसाइट पे जाओगे तो प्रपोजल आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इस प्रपोजल में यूनाइटेड नेशन ने क्या बोला, पहले बोला है कि दोनों ही कंट्री को क्या करना पड़ेगा, डीमिलिटराइज करना पड़ेगा, अपनी फोर्सेस को क्या करना पड़ेगा, पीछे वापस खींचना पड़ेगा। तो उसने क्या किया, टोटल 4 स्टेप दिए। पहला स्टेप क्या बोला है, फर्स्ट जो पाकिस्तान है उसको अपना आर्मी को क्या करना पड़ेगा, जम्मू कश्मीर से निकालना पड़ेगा। ठीक है, पाकिस्तान जब अपनी आर्मी पूरी तरह से विड्रॉल कर लेगा, तब जब पहला स्टेप एग्जीक्यूट होगा, तब दूसरा केस क्या होगा कि जब दूसरा स्टेप क्या होगा कि इंडिया अपनी आर्मी को क्या करेगा, विड्रॉल करेगा। कहने का मतलब है, पहला स्टेप क्या है कि पाकिस्तान अपनी आर्मी को पूरी तरह से जम्मू कश्मीर से निकालेगा, और जैसे ही पाकिस्तान जम्मू कश्मीर से निकालेगा तो पहला स्टेप एग्जीक्यूट होगा। तो पहला स्टेप एग्जीक्यूट होने के, कंप्लीट होने के बाद दूसरा स्टेप ये होगा कि इंडिया अपनी आर्मी को निकालेगा वहां से। राइट, और अगर दूसरा स्टेप एग्जीक्यूट होता है तो उसके अलावा फिर तीसरा स्टेप क्या था, इंडिया अपने फोर्सेस कुछ अमाउंट में, लिमिटेड अमाउंट में फोर्सेस को वहां पे रखेगा, किसके लिए, सिक्योरिटी फॉर द इलेक्शन। ठीक है, इलेक्शन की सिक्योरिटी के लिए वहां पे क्या करेगा, अपनी इंडियन आर्मी कुछ ही लिमिटेड अमाउंट में, अपने लिमिटेड नंबर्स में अपने सोल्जर्स को वहां पे रखेगा। तीसरा स्टेप। और चौथा स्टेप फिर क्या होगा, यूनाइटेड नेशन के प्रेजेंस में वहां पे रेफरेंडम होंगे, और जो भी रेफरेंडम का जवाब आएगा तो वो उसके साथ जम्मू कश्मीर को मर्ज कर दिया जाएगा। या तो अगर वो इंडिया के साथ आता है तो इंडिया के साथ, पाकिस्तान के साथ आता है तो पाकिस्तान के साथ। यानी कि यूनाइटेड नेशन का ये 4 स्टेप फार्मूला जो ये बताता है कि कैसे इंडिया और पाकिस्तान को अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि आपने देखा होगा पाकिस्तान हर बार जाता है इंटरनेशनल लेवल्स पर, और इस बात के लिए रोता है कि इंडिया रेफरेंडम नहीं कर रहा है। ठीक है, इंडिया रेफरेंडम नहीं कर रहा है। तो दुनिया को क्या लगता है कि हो सकता है इंडिया रेफरेंडम नहीं कर रहा है, लेकिन अगर आप यूनाइटेड नेशन की वेबसाइट पे जाओगे तो बोला क्या गया है, पहला स्टेप रेफरेंडम का क्या होगा, पाकिस्तान हैज़ टू रिमूव इट्स ऑल आर्मी। ठीक है, फिर चाहे वो आज़ाद कश्मीर फोर्स हो, फिर चाहे वो कोई भी हो, उन सभी को क्या करना है, आपको वहाँ से विड्रॉल करना है। जब एक बार वो विड्रॉल हो जाएंगे तो पहला स्टेप एग्जीक्यूट हो जाएगा, पहला स्टेप कंप्लीट हो जाएगा, तब दूसरा स्टेप आएगा इंडिया का, कि इंडिया क्या करेगा, कि इंडिया अपनी ट्रूप को विड्रॉल करना स्टार्ट करेगा। तो जब इंडिया पूरी तरह से अपनी ट्रूप को विड्रॉल कर लेगा, फिर तीसरा स्टेप आएगा आपका कि इंडिया क्या करेगा, कुछ अपने ट्रूप्स को वहां पे इलेक्शन के सिक्योरिटी के लिए भेजेगा, बहुत लिमिटेड अमाउंट में। ठीक है, वहां पे लेकिन ऐसा फिक्स नहीं था कि कितने अमाउंट में, लेकिन लिमिटेड अमाउंट में रखेगा। उसके बाद फिर यूनाइटेड नेशन के ऑब्जर्वेशन में क्या आएगा आपका, यूनाइटेड नेशन के ऑब्जर्वेशन में आपका अपना रेफरेंडम होगा, और फिर उसके बाद ये 4 स्टेप है। लेकिन पाकिस्तान रोता तो जरूर है कि इंडिया क्या कर रहा है कि किसी भी तरह से वहाँ पे ये रेफरेंडम नहीं करवा रहा है, लेकिन रेफरेंडम करने के लिए पहला इनिशिएटिव किसको लेना पड़ेगा, पाकिस्तान को। क्यों, क्योंकि अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन पाकिस्तान फर्स्ट हैव टू एग्जीक्यूट द फर्स्ट कंडीशन। ठीक है, इसी वजह से क्या हुआ, दोनों के बीच में बात नहीं बनी, और आज 70 साल हो गए हैं और अभी तक इनके बीच में टेंशंस बनी हुई है।
ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे व्हाट आर द वॉर्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स दैट आर फॉट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कौन कौन से झगड़े और लड़ाइयाँ देखी गई है। तो इसमें अगर आप देखोगे तो पहला जो लड़ाई है इसको एक नाम दिया जाता है कश्मीर वॉर। इसको इंडो पाकिस्तान वॉर नहीं बोलते, कश्मीर वॉर बोलते हैं। क्यों कश्मीर वॉर बोलते हैं? बिकॉज यहाँ पे डायरेक्टली पाकिस्तान से लड़ाई नहीं हुई थी। पाकिस्तान के लोग क्या किए थे कि छुप छुप के ट्राइबल पीपल्स की ड्रेस में जम्मू कश्मीर में आते थे और वहाँ पे टेररिज्म फैलाते थे। ठीक है, fought between the two. ठीक है, this war was fought between the two nations over the princely states of Jammu and Kashmir that was under the control of Maharashtra महाराजा हरि सिंह। ठीक है, ये सब तो मैंने आपको बता दिया। तो देखो ये 1947-48 का वॉर ऑफ द इंडिया पाकिस्तान है। ठीक है, और इसको कश्मीर वॉर भी बोलते हैं। ठीक है, इसको याद रखना, कश्मीर वॉर भी बोलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। पाकिस्तान वॉर ऑफ 1965, उसके बाद आपने देखा होगा कि 1965 में पाकिस्तान के साथ एक वॉर होता है। ठीक है, 1965 में पाकिस्तान के साथ एक वॉर होता है जब हमारे जो ये थे प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री साहब, उस टाइम पे भी वॉर हुआ था और वो वॉर हमने जीती थी। ठीक है, एक मिनट, यूएसएसआर एंड यूएसए और यूएसएसआर ने इंटरमीडिएट किया और ये वॉर को एंड कर दिया। ठीक है, और उसके बाद इसी वॉर के बाद ताशकंद डिक्लेरेशन होता है। और आपको पता है ताशकंद डिक्लेरेशन में क्या होता है कि उस टाइम पर उनकी बोलते ना कि संदिग्ध हालत में जो हमारे प्रधानमंत्री थे वो जो लाल बहादुर शास्त्री, उनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, तो उसमें और भी बहुत सारे ऐसे ये बोले जाते हैं कि उनको हमारे लोगों ने मरवा दिया, फिर ऐसा कुछ था, बट उनकी डेथ हो जाती है और इस तरह से ये वॉर यहाँ पे एंड हो जाता है। तो ये हमारे लाल बहादुर शास्त्री हैं और हमारे ऑफिसर्स। तो इस तरह से क्या होता है कि 1965 वॉर एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वॉर था। और आज जैसा कि मैं बताया कि उस टाइम पे पाकिस्तान को सपोर्ट कौन करता था? यूएसए करता था। और यूएसए अपनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को दे के रखा था। पाकिस्तान ने ये वॉर इसलिए लड़ा था क्योंकि 1962 में ही इंडिया और चाइना वॉर हुआ था जिसमें इंडिया की डिफीट हुई थी। राइट, इंडिया हार गया था। इस बात का फ़ायदा उठाने के लिए कि इंडिया शायद कमज़ोर होगा, इस बात का फ़ायदा उठाते हुए पाकिस्तान ने इंडिया के ऊपर अटैक कर दिया। लेकिन इंडियन आर्मी ने उतने ही ज़बरदस्त पलटवार किए और ये वॉर देखा जाए तो ग्राउंड लेवल पर पाकिस्तान हार चुका था। उसके करीबन 100 से ज़्यादा टैंक डिस्ट्रॉय हो चुके थे और 50 से ज़्यादा टैंक इंडिया ने कैप्चर कर लिया था। ठीक है, उसके बाद यूएसए और रशिया के इंटरवेंशन के थ्रू ताशकंद ये होता है, ताशकंद एग्रीमेंट साइन होता है। ताशकंद जैसा कि आपने देखा होगा उज्बेकिस्तान में है, ये पहले वो रशिया का पार्ट हुआ करता था। और इस तरह से 1965 वॉर एंड होता है। ठीक है, ये देखो पैटर्न टैंक दिख रहा है, अमेरिका का लेटेस्ट टैंक था। इसके बारे में बोला जाता था कि ये इनविंसिबल है। इनविंसिबल का मतलब क्या है कि इसको हराया नहीं जा सकता। लेकिन इंडियन आर्मी ने यहाँ पे एक स्ट्रेटेजी फॉलो की थी। ऐसा डिटेल में जानने की जरूरत है, फिर भी मैं बता दूं कि स्ट्रेटेजी क्या होती है। इसको बोलते हैं हॉर्स शू स्ट्रेटेजी। ठीक है, हॉर्स शू स्ट्रेटेजी में क्या होता है कि एक्चुअली क्या हुआ था कि पाकिस्तान पंजाब की तरफ से अंदर आया। ठीक है, पाकिस्तान पंजाब की तरफ से अंदर आया, उनके पास हैवी आर्टिलरी थी, मतलब बहुत सारे टैंक के साथ अंदर आ रहा था। इंडियन आर्मी ने क्या किया कि उस टाइम पे जून का महीना था, गर्मी का टाइम था, खेत कट चुके थे, खेतों में जो फसल होती है कट चुके थे। तो उन्होंने क्या किया, सारे खेतों में पानी भर दिया। राइट, सारे खेतों में पानी भर दिया। अब खेतों में पानी भरने की वजह से क्या हुआ कि यहाँ पे मड जैसा क्रिएट हो गया। और आपको पता है पंजाब और वहाँ की जो मिट्टी होती है वो पूरी तरह से बहुत ही ज़्यादा मडी होती है। तो जैसे इनके टैंक्स आए इस मिट्टी में फंस गए। अब टैंक आगे भी नहीं बढ़ पा रहे और पीछे भी नहीं बढ़ पा रहे। और इस चीज़ का फ़ायदा उठा के हम लोगों ने बहुत सारे टैंक्स को यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर दिया। ठीक है, और बहुत सारे टैंक्स को कैप्चर कर लिया। तो इस तरह से क्या हुआ, इंडिया ने ये वॉर जीत लिया। उसके बाद नेक्स्ट इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो वॉर चलती है वो होती है 1971 की वॉर, जो कि एक बिगेस्ट वॉर है और इससे दुनिया में एक नया देश सामने आता है। ठीक है, एक्चुअली ये वॉर की शुरुआत होती है बहुत पहले से, 1 साल पहले से शुरुआत होती है। होता है क्या है, जैसे कि आपको पता है कि बंटवारे के बाद एक वेस्ट पाकिस्तान बनता है और एक ईस्ट पाकिस्तान बनता है। जैसे कि मैंने ऊपर मैप में दिखाया था, एक वेस्ट पाकिस्तान बनता है और एक ईस्ट पाकिस्तान बनता है। तो जो वेस्ट पाकिस्तान होता है वो ईस्ट पाकिस्तान को किसी भी तरह से अपना नहीं समझता, यानी कहने के लिए तो अपना देश बोलता है
लेकिन डेवलपमेंट के नाम पर वहां पे कुछ नहीं रहता है। ठीक है, समझ लो ऐसा। तो ये ईस्ट पाकिस्तान है और वेस्ट पाकिस्तान है। तो होता क्या है कि वेस्ट पाकिस्तान जो रहता है वो यहाँ पे जितने भी वहाँ पे इलेक्शन होते हैं उनका इलेक्शन का जो नेता होता है यहाँ पे चुना जाता है, राइट। इलेक्शन में जो नेता होते हैं वो यहाँ पे चुने जाते हैं, लेकिन वो इनका कल्चर जो होता है ये ईस्ट पाकिस्तान के कल्चर से अलग होता है। क्यों? क्योंकि ये लोग बटर चिकन खाने वाले लोग, सूट बूट पहनने वाले लोग होते हैं, गोरे चिट्टे और हाइटेड होते हैं। जबकि ईस्ट पाकिस्तान के लोग थे तो मुसलमान ही, लेकिन वो मछली भात खाने वाले लोग, कम हाइट के लोग, लुंगी पहनने वाले लोग होते थे। तो क्या होता था, इनका कल्चर और इनका कल्चर क्या था, बहुत ज़्यादा डिफरेंस था। ठीक है, अब इस वॉर के वजह से दो चीज़ें होती हैं। क्या होता है कि पहले जो जिन्ना का टू नेशन थियरी है, जिन्ना का जो टू नेशन थियरी है वो बहुत ही ज़्यादा, बोलते ना कि जिन्ना का टू नेशन थियरी डिसॉल्व हो जाता है। यानी कि डिसॉल्व होने का मतलब क्या है, अनएक्सेप्टेबल यानी गलत साबित हो जाता है। उसके अलावा हम लोग क्या करते हैं, हमारी तरफ से जो इंडिया में दो साइड से खतरा था उसको खत्म करके सिर्फ एक ही साइड, एक फ्रंट वॉर बचा लेते। कहने मतलब क्या, एक साइड को पूरी तरह से खत्म कर देंगे। नहीं तो क्या था, हमेशा इंडिया के लिए इस बात का डर था कि इंडिया को दो साइड से अटैक हो सकता है। ठीक है, तो इस बात का डर था और इस बात को इंदिरा गांधी बहुत अच्छी तरह से समझती थी। इस वॉर से आपको एक और क्वेश्चन का आंसर मिलेगा कि क्यों व्हाट इज द रीजन बिहाइंड पाकिस्तान आइडियोलॉजी ऑफ टेकिंग द कश्मीर। एक्चुअली जम्मू एंड कश्मीर को पाकिस्तान इंडिया से अलग क्यों करना चाहता है, उसके पीछे दो रीजन है। पहला रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला रीजन ये है कि जैसे कि 1971 में हम लोग ने ईस्ट पाकिस्तान को पाकिस्तान से अलग करके उसको तोड़ दिया, पहला बात। दूसरा बात, जो जिन्ना का टू नेशन थियरी था, जिन्ना का टू नेशन थियरी क्या था कि दो धर्म के लोग, दो रिलीजियस के लोग एक कंट्री में नहीं रह सकते। ठीक है, तो इसीलिए इसी बेस पर उन्होंने क्या बोला था कि मुसलमानों के लिए अलग से एक कंट्री बनाई जाए और जिसका नाम उन्होंने क्या रखा था, पाकिस्तान रखा था। ठीक है, तो इस वजह से क्या हुआ, जिन्ना की टू नेशन थियरी भी खत्म हो गई, झूठ साबित हो गया। ये साबित हो गया कि जो धर्म है, जो रिलीजन है, वो किसी को जोड़े नहीं रख सकता। मेनली दो लोगों को जोड़ने का काम कौन कर सकता है, कल्चर। यानी कि कल्चर इंपॉर्टेंट होना चाहिए, रिलीजियस नहीं। दो डिफरेंट रिलीजियस के लोगों का अगर कल्चर सेम है तो वो साथ में रह सकते हैं, लेकिन अगर दो डिफरेंट कल्चर वाले लोगों का रिलीजियस भी सेम रहेगा तो वो साथ में नहीं रह सकते, क्योंकि कल्चर मैटर करता है। तो यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो मेन प्रॉब्लम क्या था, कल्चर को लेके। हुआ क्या था कि जो वेस्टर्न पाकिस्तान के लोग थे वो ईस्टर्न पाकिस्तान को इंफीरियर समझते थे, गंदे, बदबूदार ऐसा समझते थे, काले भद्दे ऐसा समझते थे, और वो अपने आप को सुपीरियर समझते थे। इससे क्या होता था, जितना भी पैसा आता था, इधर का भी पैसा इधर का भी पैसा आता था, यहाँ पे मेनली पटसन यानी कि जूट डेवलप किया जाता था, इसका भी पैसा पाकिस्तान के इस एरिया में आता था, और वो पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान को डेवलप करने के लिए नहीं करता था। यानी कि इसके साथ सौतेले जैसा व्यवहार होता था। इससे क्या हुआ, यहाँ के लोग परेशान हो गए। ठीक है, यहाँ के लोग क्या हुआ, परेशान हो गए। फिर यहाँ पे एक लीडर आए, मुजीबुर रहमान, कहाँ के, ईस्ट पाकिस्तान के। मुजीबुर रहमान वहाँ के लीडर थे। उन्होंने इस बात को भापा और बोला कि अगर हम लोग पाकिस्तान से अलग होना ही सही होगा, अदरवाइज हमारा डेवलपमेंट नहीं होगा। और मुजीबुर रहमान की पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी, और जब इलेक्शन हुआ तो मुजीबुर रहमान पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा वोटों से जीत गए। ठीक है, और पहली बार ऐसा था कि कोई ईस्ट पाकिस्तान से कोई नेता प्रधानमंत्री बनने वाला था। अब आप इस बात का अंदाजा लगाइए कि वहाँ के, यहाँ वेस्ट पाकिस्तान के लोग ईस्ट पाकिस्तान के लोग इतना खराब समझते थे कि जब मुजीबुर रहमान प्रधानमंत्री की शपथ लेने के लिए आए तो उनको शपथ लेने नहीं दिया गया, बल्कि उनको अरेस्ट कर लिया गया, और इस जो इलेक्शन था इसको नल एंड वाइड डिक्लेयर कर दिया गया। यानी कि उनको ये एक्सेप्ट ही नहीं था कि कोई काला भद्दा सा आदमी वो हमारा प्रधानमंत्री बने, हम उसके अंडर में काम करें। अंडरस्टैंड? सो ये मेंटालिटी थी। जब मुजीबुर रहमान को अरेस्ट कर लिया गया तो यहाँ पे ईस्ट पाकिस्तान में रिवोल्ट होने लगा, राइट। रिवोल्ट होने लगा कि उनके नेता को पकड़ लिया गया है, और इसकी वजह से क्या हुआ कि जब रिवोल्ट होने लगा तो वहाँ की आर्मी ने क्या किया, पावर का इस्तेमाल किया। पावर का इस्तेमाल किया किस पे, अपने ही जनता के ऊपर। अपने जनता के ऊपर जब पावर का इस्तेमाल किया तो वहाँ की जो जनता है वो भाग के
इंडियन टेरिटरी में आने लगी है। ठीक है, यानी कि अगर बांग्लादेश में कुछ प्रॉब्लम होती है तो उससे सटा हुआ जो हमारा स्टेट है वो कौन सा है आपका, वेस्ट बंगाल, राइट। जो वेस्ट बंगाल है उससे सटा हुआ ही है बांग्लादेश से। तो बहुत सारे लोग भाग के बांग्लादेश में आ गए। ठीक है, सपोज तो यहां से भाग के सब कहां पे आ गए, वेस्ट बंगाल में आ गए। अब ये क्या हुआ कि ये हमारे यहाँ पे असाइलम लेने लगे। असाइलम लेने की वजह से हमारा जो बोलते हैं ना कि कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, यानी कि इंडिया उस टाइम पे पहले से बहुत ज़्यादा परेशान था। इंडिया में पहले से फूड क्राइसिस बहुत ज़्यादा थे। उसके ऊपर से ये जो माइग्रेंट पीपल है ये आ रहे थे, तो उस टाइम उनको फूड प्रोवाइड करना, ठीक है। और उस टाइम पे शायद आपको पता होगा बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट डिजीज़ थे, जैसे कि कॉलेरा था, ठीक है, हैजा था, पीलिया था। सो इस टाइम के जो डिजीज़ थे उसके लिए भी उनको मेडिसिन प्रोवाइड करना, तो ये बहुत बड़ा बर्डन हो गया था इंडियन गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि अप्रॉक्सीमेटली 1 CR से ज़्यादा लोग इंडिया में माइग्रेट करके आ गए थे, वहाँ से भाग के इंडिया आ गए थे। इससे जब इंडिया क्या हुआ कि बाकी कंट्रीज़ के पास गया और इस बात की इंफॉर्मेशन पाकिस्तान बाकी कंट्रीज़ को दी, तो उस टाइम पे यूएस से पाकिस्तान का सपोर्ट करता था, इसलिए बाकी कंट्री ने भी कुछ नहीं बोला। ठीक है, अब हुआ क्या, इंडिया के ऊपर दबाव बढ़ने लगा, प्रेशर बढ़ने लगा। सो इंदिरा गांधी ने बोल्ड डिसीजन लेते हुए ये डिसाइड किया कि हम लोग अटैक करेंगे पाकिस्तान के ऊपर, और इसीलिए हम लोग अटैक करते हैं। हम लोग का जो अटैक का प्लानिंग था वो 4 दिसंबर 1947 को था। हम लोग चाहे पाकिस्तान के ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन 3 दिसंबर 1947 को पाकिस्तान ने हमारे ऊपर अटैक कर दिया। ठीक है, इससे अच्छी बात ये हुई कि अगर हम लोग अटैक करते हैं तो वर्ल्ड पे क्या इमेज आता कि इंडिया ने अटैक किया, लेकिन अब क्या हुआ कि पाकिस्तान ने खुद ही अटैक किया था। और अच्छी बात ये रही कि हम लोग ऑलरेडी तैयार थे। तो जैसे ही पाकिस्तान ने अटैक किया वैसे हम लोग ने जवाबी कार्रवाई करना स्टार्ट कर दिया, और हम लोग ने 2 फ्रंट पे अटैक करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे भी अटैक किए, ठीक है, वेस्टर्न पाकिस्तान में, और ईस्टर्न पाकिस्तान में भी अटैक करना स्टार्ट कर दिया। और अटैक करने से पहले ऐसा गवर्नमेंट का ऐसा मानना है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया था, अपने बहुत सारे आर्मी ट्रेनर्स को बांग्लादेश में भेजा था। और बांग्लादेश में भेजा जाने पर वहाँ पर जो उनके रिवोल्ट करने वाले जो लोग थे, उनको ट्रेनिंग दिया और एक और फोर्स का गठन किया जिसका नाम था मुक्ति वाहिनी। ठीक है, और मुक्ति वाहिनी का गठन करने के बाद हम लोग ने उनके साथ मिलकर लड़ाई लड़ी, और 16 दिसंबर 1971 के टाइम 4 दिसंबर को 3 दिसंबर को स्टार्ट हुआ था। 16 दिसंबर 1947 आते आते वहाँ के पाकिस्तान के इसके जनरल जो थे, जनरल AK नियाजी, उन्होंने सरेंडर कर दिया। ठीक है, और वो भी किसके साथ, 93,000 पाकिस्तानी आर्मी के साथ उन्होंने क्या किया, सरेंडर किया बांग्लादेश में। और इस सरेंडर के बाद दुनिया में एक नई कंट्री है, देखो ये मुक्ति वाहिनी के लोग हैं, ठीक है, ये सरेंडर करते हुए पाकिस्तानी लोग हैं। ठीक है, इस तरह से दुनिया में एक नया कंट्री डेवलप हुआ जिसका नाम क्या दिया गया, बांग्लादेश। ठीक है, जिसको क्या बोला गया, बांग्लादेश। इस तरह से हमने 1971 का वॉर लड़ा और बांग्लादेश पाकिस्तान को तोड़ दिया। अब क्वेश्चन ये आता है कि अब अपना जो पाकिस्तान है वो जम्मू कश्मीर के पीछे इन्हीं 2 कारणों से पड़ा है। पहला क्या है, अगर पाकिस्तान जम्मू कश्मीर को इंडिया से अलग कर देता है, सपोज करो, ऐसा तो होगा नहीं, लेकिन सपोज करो कर देता है, तो उसके दो इंटेंशन क्लियर हो जाएंगे ना। पहला कि वो बांग्लादेश का बदला ले लेगा इंडिया से, कि इंडिया ने क्या किया था, बांग्लादेश को अलग किया था, तो उसने भी जम्मू कश्मीर को इंडिया से अलग कर दिया, एक बदला पूरा हो जाएगा। दूसरा क्या होगा, जो जिन्ना की 2 नेशन थियरी जो फ्लॉप साबित हो गई है वो फिर से री एग्जिस्ट कर जाएगी कि हाँ नहीं, अभी कैसा री एग्जिस्ट कैसे करेगी, क्योंकि जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं वो मुस्लिम हैं, तो वो ये बोलेंगे कि देखो मुसलमानों ने हिंदुओं के साथ ना रह के फिर से पाकिस्तान में आ गए, इसका मतलब जो जिन्ना की 2 नेशन थियरी थी कि 2 हिंदू और मुस्लिम मतलब 2 धर्म के लोग एक ही देश में नहीं रह सकते, वो सही साबित हुई। ठीक है, यानी कि जम्मू कश्मीर को अलग करके वो ये 2 चीज़ों को स्टैब्लिश करना चाहते हैं, और यही रीज़न है कि वो जम्मू कश्मीर को अलग देखते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट कॉन्फ्लिक्ट है कारगिल का कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, कारगिल में अब हुआ क्या, देखो
कारगिल कॉन्फ्लिक्ट ऑलमोस्ट आप सब लोग को पता होगा 1999 में हुआ था, तो लेकिन उसके पीछे कुछ चीज़ें हम लोग समझ लेते हैं। जैसा कि बोला गया था कि कारगिल में क्या हुआ था कि कारगिल का जो एरिया है बहुत ही ज़्यादा ठंडा एरिया है। ठंडा एरिया होने के कारण कैसा है कि ठंडियों के मौसम में वहाँ पे पहाड़ों पे माइनस में टेम्परेचर चला जाता है। माइनस में टेम्परेचर चला जाता है, इससे होता क्या है कि वहाँ पे रहना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो इंडिया क्या करती है, इंडियन आर्मी क्या करती है, ठंडी के मौसम में जो हाइट्स होते हैं, जो माउंटेन्स के हाइट्स होते हैं, जहाँ उनके जो बेस कैंप्स होते हैं, उसको छोड़ के नीचे चली आती है। ठीक है, उसको छोड़ के जैसे यहाँ पे बेस बना के रखी है, यहाँ पे बेस बना के रखी है, इन सबको छोड़ के नीचे वैली में चली आती है। इसी चीज़ का फ़ायदा उठा के पाकिस्तान के लोगों ने, पाकिस्तानी आर्मी ने इस बार फिर से उन्होंने क्या किया, वही काम किया जो पहले जम्मू कश्मीर में किया था कि अपनी आर्मी को टेररिस्ट बना दिया। यानी कि उनको, उनकी आर्मी को ये बोला गया कि आप पाकिस्तानी आर्मी के ड्रेस में नहीं जाओगे। उन्होंने क्या किया, टेररिस्टों का ड्रेस पहना और हमारी चौकियों पर ठंडी के मौसम में कब्जा कर लिया। फिर जब ठंडी बीतने लगी, यानी सोचो दिसंबर की बात है, दिसंबर जनवरी की बात है, और हम लोग को पता चला कब, मई में, मई में पता चला हम लोग को कि ऐसा ऐसा हो गया है। ठीक है, ये लोग ने क्या किया है, हमारी चौकियों पे कब्जा कर लिया, पूरा कारगिल का जो सेक्टर है वही करा। और हुआ क्या, सबसे बड़ा क्या था कि यहाँ एडवांटेज था उनके पास, क्योंकि वो हाइट्स पे थे और हमारी फोर्स नीचे से कितना भी ट्राई करती वो ऊपर नहीं जा पाते, क्योंकि वो लोग हाइट पर बैठे हुए हर चीज़ देख सकते थे, हमारी सारी मूवमेंट्स को देख सकते थे। इसीलिए अब प्रॉब्लम ये होने लगा कि करें तो क्या करें। तो पहले पहले स्टार्टिंग में तो क्या हुआ कि इंडियन आर्मी ने बहुत ट्राई किया, लेकिन ऊपर नहीं चढ़ पा रही थी, कैजुअलिटीज़ हो रही थी। तब बाद में क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने क्या किया, इंडियन एयरफोर्स को का सपोर्ट लेना स्टार्ट किया, और इंडियन एयरफोर्स ने एक ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन सफ़ेद सागर। ठीक है, ऑपरेशन सफ़ेद सागर। और इस ऑपरेशन के थ्रू इन्होंने चोटी में बैठे हुए जितने भी ऐसे पॉइंट्स पे बैठे हुए जो पाकिस्तानी आर्मी के लोग थे, इनके ऊपर बॉम्ब डालना स्टार्ट कर दिया और इनको डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट किया। और इसी चीज़ का फायदा, जब पाकिस्तानी आर्मी के लोग हमारे एयरफोर्स से लड़ रहे थे, तो हमारी आर्मी को मौका मिल गया इस हाइट्स पर चढ़ने का। ठीक है, और इस तरह से हमारी आर्मी के लोग हाइट्स पर गए और वहाँ पे कैप्चर कर लिया। अब क्वेश्चन ये उठता है कि एक बात बताओ, पाकिस्तानी आर्मी ने अपनी एयरफोर्स का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? तो उसके पीछे रीज़न ये है क्योंकि पाकिस्तान ने पहले ही डिनाई कर दिया था कि वो उनकी आर्मी नहीं है। ठीक है, वो क्या है, एक आतंकवादी तालिबान के लोग हैं जो कैप्चर करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि इंटरनेशनल लेवल पर उनको ज़्यादा ह्यूमिलेट किया जाए, इसलिए वो एक्सेप्ट ही नहीं करते थे कि वो हमारी आर्मी, जैसे कि जम्मू कश्मीर वाले सेक्टर में हुआ था। लेकिन इससे क्या हुआ, जैसे इंडियन आर्मी ने एयरफोर्स का इस्तेमाल किया, उनका जो हाइट वाला एडवांटेज था वो ख़त्म हो गया और हम लोग ने इजीली उनको डिफीट कर दिया। और वो अपने ही गेम में फंस गए ये बोल के कि वो तालिबान है और तालिबान के पास एयरफोर्स नहीं है। राइट, तो तालिबान के पास एयरफोर्स नहीं है, और अगर होती भी तो भी वो कैसे यूज़ कर पाते। तो इसीलिए पाकिस्तान आर्मी चाह करके भी अपनी एयरफोर्स को इस्तेमाल नहीं कर पाई। अंडरस्टैंड? और इस तरह से ये जो कॉन्फ्लिक्ट था ये वो हार गए। समझ में आया आपको? ठीक है, उसके बाद में पाकिस्तान जब ये हारने लगे तो जो नवाज शरीफ थे उस टाइम पे, वो भाग के यूएसए में गए और यूएसए ने क्या किया, फिर सीज फायर करवाया। ठीक है, तो ये सब यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, पाकिस्तान लेटर विड्रॉल फ्रॉम द रिमेनिंग पोर्शन बिकॉज ऑफ द इंटरनेशनल प्रेशर एंड हाई कैजुअलिटीज। ठीक है, लेकिन पाकिस्तान को मारने को तैयार ही नहीं था। ठीक है, तो इस तरह से जो कारगिल वार था, देखो यहाँ पे मैप है, तो ये देखो ये कारगिल है, ये सेक्टर, इस सेक्टर पे कब्जा कर लिया था। ठीक है, कारगिल, द्रास। ठीक है, तो ये जो छोटे छोटे आपको माउंटेन्स दिख रहे हैं, इन सभी माउंटेन्स पर क्या हुआ था, पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया था। और इस तरह से ये माउंटेन्स को फिर हम लोग ने छुड़वाया। लेकिन देखा जाए तो इसमें ऐसा लगता है कि हम नहीं जीते, क्योंकि हमने अपने ही एरिया को पहले गवाया और फिर उसे छुड़वाया। तो मतलब इसमें हमारी जीत कहाँ हुई, हमारे तो बोलते हैं ना, लॉस बोल सकते हो, बहुत सारा लॉस हो गया हमारा। ठीक है, अगर हम उनका कुछ एरिया कैप्चर कर पाते या फिर इस वॉर के थ्रू ये पूरा एरिया हम लोग कैप्चर कर लेते, तो ये हमारा सिचुएशन विन विन सिचुएशन होता था। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये देखो कारगिल का आप पिक्स देख रहे हैं, और कारगिल का वार पहला वार था जहाँ पे लाइव, मतलब बोलते हैं ना कि वहाँ पे बहुत सारे
इनको मतलब लाइव टीवी पे दिखाया जाने लगा था, क्योंकि बहुत सारे मीडिया के लोग भी यहाँ पे प्रेजेंट थे। ठीक है, तो ये था हमारे मेनली 3 बैटल्स। कौन कौन से? 1975 सॉरी 1947-48 कौन सा? कश्मीर बैटल। ठीक है, उसके बाद दूसरा है 1965 इंडिया पाकिस्तान वॉर, और 1965 में क्या होता? शिमला अपना ताशकंद पैक्ट हुआ था। फिर 1971 आपका इंडिया पाकिस्तान लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश, और इसमें क्या हुआ था? शिमला पैक्ट हुआ था। ठीक है, इस तरह से ये 3 वॉर मेनली हम लोग ने पाकिस्तान से लड़े हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आप देख सकते हो तो अभी 2019 में जो अपना एयर स्ट्राइक हुआ था वो भी एक वॉर की तरह ही देखा जा रहा है, बट वो अभी तक इंडिया की तरफ से कंफर्म नहीं है। चलो हम कुछ टेरेस्ट्रियल डिस्प्यूट्स देख लेते हैं। टेरेस्ट्रियल डिस्प्यूट क्या है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में? टेरेस्ट्रियल डिस्प्यूट की बात करें तो पहला जो सबसे बड़ा टेरेस्ट्रियल डिस्प्यूट है वो कश्मीर है, जिसके बारे में ऑलरेडी हम लोग बात कर चुके हैं। ठीक है, पाकिस्तान बोलता है कि कश्मीर जो है वो पाकिस्तान का पार्ट है, और इंडिया बोलता है कि नहीं कश्मीर हमारा, और इंडिया के पास इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन है। इंडिया इनको अपना इलीगल अपना इंटीग्रल पार्ट मानता है। ठीक है, तो इस बात को लेके इंडिया और पाकिस्तान के बीच में टेंशंस बना हुआ है। ठीक है, देखो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, ड्यू टू पॉलिटिकल डिफरेंसेस बिटवीन टू कंट्रीज द टेरिटोरियल क्लेम ऑफ कश्मीर हैज बीन सब्जेक्टेड ऑफ वॉर इन 1947, 1965 एंड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ 1999, फ्रीक्वेंट सीज फायर वायलेशन एंड प्रमोशन ऑफ रेवल्यूशन। ठीक है, उसके बाद क्या है? देन द प्रिंसली स्टेट रिमेन्स एन एरिया ऑफ कंटेंशन एंड डिवाइडेड इनटू बिटवीन द कंट्रीज बाय द LAC। ठीक है, वहाँ पे LOC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। ये देखो, अब जो कश्मीर का मैटर में जो ये है, मैंने बताया था कि कुछ कश्मीर पाकिस्तान के पास है, तो ये जो वाला आपको जो एरिया दिख रहा है, ये एरिया अगर आप देखोगे तो ये एरिया ये कश्मीर ऑक्यूपाइड है, यानी कि कश्मीर के कंट्रोल सॉरी पाकिस्तान के कंट्रोल में है। तो पाकिस्तान के कंट्रोल होने के कारण हम इसको क्या बोलते हैं? POK बोलते हैं, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। ठीक है, जबकि पाकिस्तान इस कश्मीर को क्या बोलता है? आज़ाद कश्मीर। याद रखना, जब वो आज़ाद कश्मीर बोलेगा तो इसका मतलब क्या है कि वो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर की बात कर रहा है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपका वैसे ही जैसे, और इस एरिया को जो इंडिया के कंट्रोल में है उस एरिया को वो IOK बोलते हैं, इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर वो लोग बोलते हैं, और हम इसको इंडिया का पार्ट यानी कि इंडियन कश्मीर बोलते हैं। देखा जाए तो हम पूरे के पूरे इस जो ये एरिया है इस एरिया को बेसिकली गिलगिट बाल्टिस्तान बोला जाता है, गिलगिट बाल्टिस्तान। अंडरस्टैंड? तो कहने का मेरा मतलब ये है कि यहाँ पर ये सिचुएशन अभी भी बना हुआ है, एंड दिस इज द बिगेस्ट स्ट्रेस या बिगेस्ट डिस्प्यूट बिटवीन द इंडिया एंड पाकिस्तान। ठीक है, जिस दिन ये मैटर सॉल्व हो जाएगा दुनिया का सबसे बड़ा मैटर आप बोल सकते हो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका इंडिया पाकिस्तान वाला। उसके बाद एक और डिस्प्यूट है सरक्रीक का डिस्प्यूट। ठीक है, सरक्रीक डिस्प्यूट मैं आपको मैप में दिखाता हूँ सरक्रीक कहाँ पे है। क्रीक इज अ 96 किलोमीटर एस्चुरी इन द रन ऑफ कच्छ। ठीक है, उसके बाद क्या है? इट लाइज बिटवीन द गुजरात ऑफ इंडिया एंड सिंध ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान और गुजरात सिंध के बीच में आता है। द डिस्प्यूटेड लाइज इन द इंटरप्शन ऑफ द मैरीटाइम बाउंड्री लाइन बिटवीन टू कंट्रीज। पाकिस्तान क्लेम्स द एंटायर सरक्रीक in accordance with the 1914 agreement that was signed between the government of Sindh and ruler of Kutch। ठीक है, तो ये उस टाइम पे ऐसा था कि उनके बीच में डिस्प्यूट होता है। इंडिया ऑन द अदर हैंड क्लेम्स दैट द बाउंड्री लाइज मिड चैनल एज पर 1925 मैप। ठीक है, if one country agrees to the other position, the former will lose a vast amount of exclusive economic zone that is rich with the gas and minerals। एक्चुअली क्या है, ये चीज़ को लेकर डिस्प्यूट इसलिए बना है क्योंकि ये जो सरक्रीक वाला एरिया है, सरक्रीक वाला एरिया एक मार्शी लैंड है, एक बोलते हैं ना कि एक ऐसा एरिया है जहाँ पे हाईली चांसेस है कि वहाँ पे नेचुरल गैस और पेट्रोलियम के डिपॉजिट्स होंगे। सो इट इज़ इकोनॉमिकली वेरी इंपॉर्टेंट। दैट इज द रीजन द बोथ द कंट्री फाइटिंग फॉर दिस पर्टिकुलर मासी लैंड। अंडरस्टैंड? सो दिस इज द मेन रीजन बिहाइंड दिस डिस्प्यूट। ठीक है, तो इंडिया उसको बोलता है कि वो मेरा है, जबकि पाकिस्तान बोलता है कि सरक्रीक मेरा है, और इसीलिए क्या हो रहा है कि ये डिस्प्यूट अभी तक इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बना हुआ है। तो अभी तक जो हम लोगों ने देखा, पहला तो क्या था जम्मू एंड कश्मीर वाला डिस्प्यूट, दूसरा ये जो डिस्प्यूट है वो क्या है आपका सरक्रीक का डिस्प्यूट। सो दीज आर द टू डिस्प्यूट्स इज लाइज बिटवीन द इंडिया एंड पाकिस्तान। उसके बाद एक और डिस्प्यूट है वाटर डिस्प्यूट। ठीक है, वाटर डिस्प्यूट की बात कर लेते हैं। अब वाटर डिस्प्यूट क्या है? अगर हम लोग देखें
तो अगर यहाँ पे देखें तो इंडिया से पाकिस्तान में टोटल 6 रिवर्स जाती है, 6 रिवर्स, कितनी, 6 रिवर्स जाती है। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा इंडस रिवर और बाकी जो इंडस रिवर के सब ट्रिब्यूटरी रिवर्स है, रावी, ब्यास, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, झेलम। ठीक है, सो दीज आर द रिवर्स वो आर द ट्रिब्यूट सब ट्रिब्यूटरीज ऑफ द इंडस रिवर। इंडस रिवर का जो ओरिजिन है वो आपका यहाँ पे दिख रहा है, चाइना में, तिब्बत में, अपना मानसरोवर ग्लेशियर के यहाँ से, मतलब मानसरोवर जो माउंटेन है वहाँ से निकलता है और ये इंडिया में एंटर करते हैं। इंडिया से एंटर करते हुए फिर ये जम्मू कश्मीर से होते हुए फिर वो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में एंटर करते हैं, गिलगित बाल्टिस्तान में, और गिलगित बाल्टिस्तान में एंटर करने के बाद फिर ये पाकिस्तान में एंटर करती है और पाकिस्तान की ये मेन रिवर है इंडस रिवर। ठीक है, सिंधु नदी। उसमें क्या है, टोटल 6 कंट्री है और इंडिया जो है वो इस रिवर का अपर साइड में, यानी कि कोई भी रिवर होती है उसके अपर साइड ऊपर जो कंट्री होती है, यानी जहाँ से सपोज करो इंडिया ये ओरिजिन है रिवर का, यहाँ पे जो पहली कंट्री आएगी इसको बोलेंगे अपर कंट्री और जो इसके नीचे आएगा उसको बोलेंगे लोअर कंट्री। तो इंडिया यहाँ पे अपर कंट्री में है। क्यों अपर कंट्री में? अपर कंट्री में क्योंकि जितने भी रिवर्स यहाँ पे ओरिजिनेट हो रहे हैं उनका सब सोर्स इंडिया में ही है। तो हुआ क्या था कि, और पाकिस्तान के लिए पानी का जो सबसे बड़ा सोर्स है वो यही है। पाकिस्तान के लिए पानी का सबसे बड़ा सोर्स है वो ये रिवर्स है। तो एक्चुअली 1960 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक वाटर ट्रीटी साइन हुई थी जिसमें जो इंटरमीडिएटर था वो थे अपना वर्ल्ड बैंक इसमें एक इंटरमीडिएटर थे। ठीक है, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है सितंबर 1960 में सिग्नेचर ऑफ प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू एंड पाकिस्तानी प्रेसिडेंट अयूब खान ने क्या किया था, वर्ल्ड बैंक के बीच की मध्यस्थता में ये एक्सेप्ट किया था कि 3 नदियों का पानी, कौन कौन सा, इंडस, झेलम और चेनाब, ये 3 नदियों का पूरा पानी कौन यूज करेगा, पाकिस्तान यूज करेगा। उसके अलावा रावी, सतलुज और ब्यास जो 3 नदियां हैं इनका पानी इंडिया सिर्फ 20% ही यूज कर पाएगा, 80% इंडिया को छोड़ना पड़ेगा पाकिस्तान के लिए। अब सोचो, ऐसा दुनिया में ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं है जो कि अपस्ट्रीम कंट्री इतना ज्यादा पानी का एग्रीमेंट किसी डाउनस्ट्रीम कंट्री के साथ करेगा, राइट। लेकिन इंडिया ने क्या किया कि डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए, डिस्प्यूट ना बने इसलिए क्या किया, ये एग्रीमेंट पर साइन किया। ठीक है, और इस तरह से क्या होता है, पाकिस्तान के पास 3 रिवर है, कौन सी, इंडस, चेनाब एंड झेलम। उसके अलावा अपना इंडस, झेलम एंड चेनाब, उसके अलावा रावी, सतलुज और ब्यास जो रिवर है इसके जो वाटर है उसका सिर्फ 20% ही इंडिया क्या कर सकता है, यूज कर सकता है। सो दिस इज अ वेरी, अगर देखा जाए तो एक अपस्ट्रीम कंट्री के लिए बहुत ही गलत एग्रीमेंट है, जबकि अपस्ट्रीम कंट्री डाउनस्ट्रीम कंट्री को हमारी कंडीशन माननी चाहिए थी। लेकिन इस पर्टिकुलर अगर आप देखोगे इसमें जो एग्रीमेंट है इसमें लॉस इंडिया का है। ठीक है, फिर भी इंडिया ने उसको एक्सेप्ट किया और इसी को बोलते हैं इंडस वाटर ट्रीटी। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, इंडस वाटर ट्रीटी। देखो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, रिवर्स बेस ब्यास, रावी एंड सतलुज टू बी गवर्नड बाय इंडिया व्हाइल इंडस, चेनाब एंड झेलम बी बाय पाकिस्तान। इंडिया इज ऑल्सो अलाउड टू यूज 20% ऑफ इंडस वाटर फॉर इरिगेशन, पावर जनरेशन एंड ट्रांसपोर्ट पर्पज। ठीक है, और इसके लिए एक परमानेंट बॉडी भी बनाई गई थी जिसको बोलते हैं परमानेंट बॉडी ऑफ कॉल्ड एज ए इंडस वाटर कमीशन, सॉल्व्स डिस्प्यूट्स बिटवीन arising over a water sharing। ठीक है, रिवर इंडस ओरिजिनेट फ्रॉम द चाइना बट इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द टेरिटरी। ठीक है, उसके टेरिटरी का पार्ट नहीं है। ठीक है, तो ये था आपका वाटर ट्रीटी जिसको अभी आपने रिसेंटली देखा होगा, जैसे ही पाकिस्तान के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो इंडिया एक वर्ड यूज करता है कि हम लोग जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसको तोड़ देंगे। इंडस वाटर ट्रीटी तोड़ने का मतलब ये है कि जो हम लोग ने एक्सेप्ट करके रखा है कि हाँ इसका पानी हम लोग यूज नहीं करेंगे, सारी नदियां हमारे यहाँ से आ रही हैं, तो हम क्या करेंगे, सारी नदियों का पानी इस्तेमाल करना स्टार्ट करेंगे। इससे क्या होगा, पाकिस्तान में पानी की प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, और इसीलिए पाकिस्तान क्या करता है, इस बात से चिढ़ता है और वो क्या चाहता है, पाकिस्तान के लिए जम्मू कश्मीर इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि अगर जम्मू कश्मीर पाकिस्तान के हाथ में चला गया तो उनका जो पानी का जो सोर्स है वो हमेशा क्या रहेगा, प्रोटेक्टेड रहेगा। और इंडिया के लिए भी यही इंपॉर्टेंट है
क्योंकि इंडिया को भी पता है कि अगर जम्मू कश्मीर हमारे हाथ में रहा तो इंडिया का जो वाटर रिसोर्सेस है वो हमेशा इंडिया के सपोर्ट में रहेंगे, यानी कि इंडिया के पास पानी बना रहेगा। कल इंडिया यहाँ पे बहुत सारे डैम्स बना रहा है, बहुत सारी चीज़ें कर रहा है वहाँ पे, तो उसके लिए पानी अवेलेबल रहेगा। और जम्मू कश्मीर के डेवलपमेंट के लिए, वहाँ पे एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए इन रिवर का वाटर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से क्या है कि यहाँ पे ये कॉन्फ्लिक्ट चलता आ रहा है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, इस तरह से ये बैटल भी हमारे हाथों से चला गया। तो शिमला पैक्ट में आपको शायद पता ही होगा, लेकिन हाँ इसमें एक चीज़ हुआ कि जो सीज फायर लाइन था, CFL था, वो अब क्या बन गया, LOC बन गया, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बन गया। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। तो वही सब लिखा हुआ है, कुछ इसमें कुछ है नहीं। ठीक है, द शिमला पैक्ट एग्रीमेंट वाज साइंड बाय द मिनिस्टर ऑफ इंदिरा गांधी। ठीक है, ये मैं आपको PDF भेज दूंगा, आप पढ़ लेना। बट मेन जो मैंने आपको जो क्रक्स है उसका ये बता दिया है कि हम लोग ने ये बेसिकली ये भी हार गए। ठीक है, देखो ये शिमला एग्रीमेंट था, शिमला एग्रीमेंट, डेट ऑफ एग्रीमेंट 2 जुलाई 1947, साइनेड इन हिमाचल प्रदेश, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इंदिरा गांधी भुट्टो। ठीक है, ये देखो एग्रीमेंट है। अब देखो इसमें बोला गया था एटलीस्ट 93,000 सोल्जर्स ऑफ ईस्ट पाकिस्तान सोल्जर्स सरेंडर्ड टू द इंडियन आर्मी रिजल्टिंग द एंड ऑफ द बांग्लादेशी लिबरेशन वॉर। ठीक है, यहाँ पे ये हो गया। उसके बाद एक और कंट्रोवर्सी है इंडिया पाकिस्तान के बीच में, इंडिया पाकिस्तान सियाचिन कंट्रोवर्सी। ठीक है, अब सियाचिन को देखते हैं, ध्यान से समझते हैं इसको। सियाचिन एक ग्लेशियर है, ठीक है, एंड इट इज सराउंडेड बाय द, पूरा साल भर ना यहाँ पे स्नो रहता है, और ये हमेशा यहाँ पे जो एरिया होता है ना वो आपका बोलते हैं ना कि माइनस टेम्परेचर में रहता है। बेसिकली प्रॉब्लम क्या है ना कि जो LOC फाइंड किया गया था जब इंडिया पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, तो एक LOC बनाया गया था। मैं ऊपर जाके दिखाता हूँ आपको, यहीं पे होगा, नीचे ही होगा। देखो हुआ क्या था कि जब इंडिया पाकिस्तान का 1972 में जब शिमला पैक्ट हुआ था, तो हम लोग ने क्या किया था, ये एरिया दिख रहा है, ये एरिया, ये इसको हम लोग ने LOC मान लिया था, राइट, इसको हम लोग ने LOC मान लिया था। लेकिन जो LOC था ना, यहाँ पे एक पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट है, एक हिल पॉइंट है, इसका नाम दिया गया है NJ2984, NJ2984। ठीक है, एक मिनट, NJ9842, सॉरी NJ9842। तो यहाँ तक NJ9842 दिया गया था इसका नाम। अब प्रॉब्लम क्या हुआ, जो हम लोग ने LOC डिवाइड किया ना वो यहीं तक डिसाइड किया, और इसके बाद बोला यहाँ पे तो ना आदमी रह सकता, ना आदमी की जात रह सकती है, यहाँ पे इन सब चीज़ों को क्या डिसाइड करें, ये दोनों के लिए ही बोलते हैं ना कि यहाँ पे कोई नहीं रहेगा, क्योंकि वहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन कंडीशन है ही नहीं रहने के लिए। ठीक है, तो NJ984 से क्या हुआ कि यहाँ के आगे LOC को ड्रॉ ही नहीं किया गया। ठीक है, यहाँ से आगे LOC को ड्रॉ नहीं किया गया। ठीक है, तो हुआ क्या, कुछ टाइम के बाद 1972 के बाद यहाँ पर इस एरिया में बहुत सारे टूरिस्ट को देखा गया, बहुत सारे टूरिस्ट को पकड़ा गया, और वो टूरिस्ट के पास देखा गया तो पाकिस्तानी क्या कर रहा था कि अपना स्टैम्प मार के उनको यहाँ पे सियाचिन में भेज रहा था घूमने के लिए। तो जबकि अकॉर्डिंग टू शिमला पैक्ट 1972 ये जो एरिया है ये किसी का भी एरिया नहीं है, और यहाँ पे कोई भी प्रेजेंस नहीं है किसी का भी। ठीक है, यहाँ पे कोई नहीं रहता था। इससे गवर्नमेंट को पता चला कि पाकिस्तान क्या करना चाह रहा है, इस एरिया को कब्जा करना चाह रहा है। तो एक्चुअली पाकिस्तान का डिमांड क्या है। अब फिर क्या हुआ कि एक गवर्नमेंट ने क्या किया कि देखा कि पाकिस्तान क्या करता है, यहाँ पे अपनी आर्मी को लगा के रखा है, यानी कि वो भी यही करते थे। विंटर सीजन में क्या होता था, नीचे उतर जाते थे, और समर सीजन में फिर ऊपर आ जाते थे, और जबकि एग्रीमेंट के हिसाब से यहाँ पे कोई नहीं रहना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान ने हमारे से झूठ बोला, गद्दारी की, और यहाँ पे अपनी आर्मी को स्टैब्लिश कर दिया। फिर इंडिया ने सोचा कि अगर ऐसा हुआ तो बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो एरिया है स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? अगर ये एरिया पाकिस्तान के हाथ में चला गया तो पाकिस्तान का एरिया यहाँ तक हो जाएगा, और इसी के बाजू में चाइना है, तो चाइना और पाकिस्तान की आर्मी इंडिया को पूरी तरह से घेर सकती है।
यानी कि ये लोग इजीली यहाँ से यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं, आ जा सकते हैं। इससे इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा खतरा पैदा होगा। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया कि सियाचिन जो एरिया है हम लोग लेके रहेंगे। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने एक ऑपरेशन चलाया। विंटर सीजन में जैसे ही पाकिस्तानी आर्मी नीचे गई, तो हम लोग ने विंटर सीजन में क्या किया, एक ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन सफ़ेद नहीं, ऑपरेशन याद नहीं आ रहा मुझे नाम, ऑपरेशन सफ़ेद सागर नहीं, ऑपरेशन सफ़ेद सागर नहीं था, एक्चुअली ऑपरेशन सफ़ेद सागर था ये। ठीक है, ये चलाया और हम लोग ने विंटर सीजन में आके इस एरिया को कैप्चर कर लिया। और जब समर सीजन में पाकिस्तानी आर्मी ऊपर आने की कोशिश की, हम लोग ने उनके साथ वॉर किया और उनको नीचे ही रोक दिया। और इस तरह से सियाचिन एरिया इंडिया के पास रहता अभी है। ठीक है, अब पाकिस्तान क्या बोलता है कि जो सियाचिन एरिया है, पाकिस्तान के हिसाब से NJ984 से जो इंडियन टेरिटरी है वो इस साइड यानी कि नॉर्थ ईस्ट के साइड जाती है, यानी कि इस साइड में आनी है, यानी कि ये एरिया पाकिस्तान का है। जबकि इंडिया का क्लेम क्या है कि नहीं, NJ984 से जो लाइन भी गुजरती है एलओसी लाइन, वो एलओसी लाइन साउथ वेस्ट अपना नॉर्थ वेस्ट के साइड यानी कि इस साइड है। ठीक है, और यहाँ पे इंदिरा कॉल है। इंदिरा कॉल आपको शायद पता होगा, हमारा सबसे टॉप मोस्ट नॉर्थ ईस्ट पॉइंट है इंदिरा कॉल। तो इंडिया का मानना यह है कि NJ984 से जो एलओसी है वो इंदिरा कॉल तक जाती है। ठीक है, जबकि पाकिस्तान का मानना है कि NJ984 से जो ये एरिया है यानी कि जो ये लाइन है एलओसी वाली, वो यहाँ पे काराकोरम रेंज पे जाती है। इसीलिए पाकिस्तान बोलता है कि सियाचिन मेरा है और इंडिया अभी फिलहाल ये इंडिया के कब्जे में है, और इंडिया बोलता है कि सियाचिन हमारा है। ठीक है, और स्ट्रेटेजिकली जैसे कि मैं बता चुका हूँ कि ये एरिया बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस एरिया में रह के पाकिस्तान और चाइना क्या कर सकते हैं, इंडिया के इस एरिया के जो जितना भी एक्टिविटी है सब यहाँ पे देख सकते हैं वो। ठीक है, सर्वेलाइंस की तरफ से। इसीलिए ये बीच में सियाचिन होगा, ट्रायंगुलर सियाचिन होगा, तो इसे पाकिस्तान और चाइना की आर्मी एक दूसरे से मिल नहीं सकती और ये खतरा हमारे लिए टला रहेगा। सो दिस इज अ डिस्प्यूट बिटवीन सियाचिन डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड चाइना। ठीक है, तो देखो ये इंदिरा कॉल है, ये जो NJ984 है, यहाँ से ये एरिया जाता है आपका यहाँ पे, जबकि पाकिस्तान बोलता है नहीं, यहाँ से ये एरिया काराकोरम पास आपका है, जबकि इंडिया बोलता है नहीं ये हमारा एरिया है। और इस ये जो ट्रायंगुलर शेप बनता है इसी को बोलते हैं सियाचिन ग्लेशियर। राइट, और आपको शायद पता होगा कि सियाचिन ग्लेशियर में क्या होता है। सियाचिन ग्लेशियर में बोलते ना, इंडिया और चाहे हो या पाकिस्तान हो, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस होते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक रोटी पहुँचाने का जो खर्च आता है वो 200 रुपये से ज़्यादा आता है, क्योंकि एवरी डे यहाँ पर हेलीकॉप्टर से सामान पहुँचाया जाता है, वहाँ पे रख रखाव की जिम्मेदारी दी जाती है, बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट टेरेन है, इसलिए दोनों के लिए खतरनाक है। लेकिन इंडिया फिर भी यहाँ पे अपनी आर्मी को डिप्लॉय करके रखा है, एंड दिस इज़ द हाइएस्ट बैटल फील्ड। ठीक है, इस तरह से सियाचिन डिस्प्यूट भी हम लोग ने समझ लिया। सॉरी, सो सॉरी, इंडिया का जो ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन मेघदूत, ऑपरेशन सफ़ेद सागर बेसिकली उस टाइम पे वहाँ पे किया गया था कारगिल वार में। ऑपरेशन मेघदूत के थ्रू हम लोग ने सियाचिन ग्लेशियर को कैप्चर कर लिया, और सियाचिन ग्लेशियर 1984 से हमारे पास है, कंट्रोल में है, लेकिन ये भी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक डिस्प्यूटेड पॉइंट बनता है। ठीक है, सो दिस आर द एंड ऑफ द इंडिया पाकिस्तान रिलेशन। ठीक है, दिस आर द एंड ऑफ द इंडिया पाकिस्तान रिलेशन। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।
single day.